अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर है और डॉक्टर आसिफ जो हैं हमारे मेहमान हैं, ये हमें आज फालिज के बारे में बताएंगे। फालिज क्या होता है और इसकी वजूहात, इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर आसिफ बताइएगा कि किस वजह से हो सकता है फालिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिज जिस्म के एक हिस्से का काम ना करना या उसका इतना वीक हो जाना कि उससे हम काम ना कर सकें या बिल्कुल पैरालाइज हो जाना, इसको बोलते हैं फालिज। और ये किस वजह से होता है? बेसिकली दो वजूहात होती हैं इसके होने की। एक तो ये है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन के टिश्यूज़ को ब्लड नहीं पहुंच रहा, या दूसरी जो इसकी वजह है ब्रेन के अंदर खून की नाली का फट जाना, उसको बोलते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। और जो मैंने पहले बताया जिसमें खून ब्रेन के टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचता, उसको बोलते हैं हम इस्कीमिक अटैक या इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक इसकी दो मेन टाइप्स हैं और इन्हीं की बिना पे हम आगे फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं? इसका स्ट्रोक का इलाज, मैं फिज़ियोथेरेपी के हवाले से अगर बात करूं तो पेशेंट 2-3 दिन से लेके 1 हफ़्ता या इससे भी ज़्यादा मेनली हॉस्पिटल में रहता है, और उसके बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो देन हम या हॉस्पिटल के अंदर भी रहते हुए हम फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं ताकि मसल्स को एक्टिव किया जाए और जो जॉइंट्स हैं उनको स्टिफ ना होने दिया जाए। तो बेसिकली उसकी मोबिलिटी पे हम काम करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी के अज़ा जो हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं वो जाम ना हो, बल्कि उनमें मूवमेंट रहे। तो फालिज की एक किस्म होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, यानी कि वो ब्रेन को जो खून की सप्लाई है वो एक मखसूस थोड़े से अरसे के लिए होती है और उसके बाद वो सप्लाई बहाल हो जाती है। तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बड़ा माइनर सा आता है, तो लेस देन 24 आवर्स के लिए होता है। उसके बाद पेशेंट की मूवमेंट भी आना शुरू हो जाती है और पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे पेशेंट जो किसी मेजर स्ट्रोक के साथ आए हैं, या वो चाहे इस्कीमिक हो या हेमरेजिक हो, उन दोनों किस्मों में हमें अगर मेजर एपिसोड हुआ है तो उसमें हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। और मैक्सिमम जो रिकवरी हम फालिज में देखते हैं वो पहले जो 1 महीना है या 4 हफ्ते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है। एंड देन अप टू 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ जो है इनमें मैक्सिमम रिकवरी के चांसेस होते हैं, और उसके बाद जो फालिज की रिकवरी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। डॉक्टर आसिफ हमें बताइएगा कि इसकी जो आपने रिकवरी की बात की है, ये कितनी देर में इसकी पॉसिबल है कि कितनी देर में मरीज़ ठीक हो सकता है, और क्या ये फुली कम्प्लीटली ठीक हो सकता है? जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, जो मैंने बताया कि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसमें रिकवरी 100% हो जाती है। लेकिन ऐसा स्ट्रोक जिसका एक मेजर एपिसोड हुआ है उसमें 100% रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं। मैक्सिमम रिकवरी हो जाती है, लेकिन 100% कहना उसमें मे बी उसके पेशेंट की फाइन मूवमेंट्स या कुछ ऐसी ख़ास जो मूवमेंट्स होती हैं वो ना आए। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रोक के साथ साथ स्पीच भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसके लिए फिर उनको स्पीच थेरेपी भी रिक्वायर होती है। तो अगर स्पीच थेरेपी भी टाइमली उनको करवाई जाए तो उससे उनकी स्पीच भी बेहतर हो सकती है, उनकी फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ। ये जो फालिज है ये हमारी मेंटल हेल्थ पे किस हद तक असर करता है? कि मतलब एक मरीज़ जो है वो सोचता है मैं अच्छा भला था, मतलब अब व्हील चेयर पे आ गया हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर है इसका। तो इसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेशेंट हमारे जो पेशेंट के घर वाले हैं या पेशेंट खुद भी हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो
इसका आंसर ये है कि जब पेशेंट अच्छा वाला चल रहा होता है और अचानक से फालिज का अटैक हुआ और वो बेड रिडन हो गया, तो जब पेशेंट बेड पे आ गया है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम नहीं कर रहा या अपनी जो काम हैं वो नहीं कर पा रहा, और इवन के जो बेसिक उसके काम है वॉशरूम जाना, नहाना, कंघी करना, ये भी नहीं कर पाता, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो इसमें जो हम पेशेंट को गाइड करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग और पेशेंट की एजुकेशन करनी होती है। इसके साथ साथ पेशेंट के घर वालों की भी हम काउंसलिंग और एजुकेशन करते हैं, ताकि वो पेशेंट के साथ एसोसिएटेड रहें, उसको अकेला ना छोड़ें और उसको जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते रहें, उसके साथ रहें, उसको टाइम दें, उसको ऐसा फील ना हो कि वो अब अकेला रह गया। ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि किस हद तक ये हमारी ओवरऑल हेल्थ पे असरअंदाज होता है, तो इसमें स्ट्रेस की वजह से पेशेंट ज़रा वो डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा अवेयरनेस आती है कि हाँ अब मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, मेरी कुछ मूवमेंट्स बेहतर होना शुरू हो गई हैं, तो उसका जो बूस्ट लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो हम पेशेंट के घर वालों को भी ये गाइड करते हैं कि वो पेशेंट को जब एक्सरसाइज करवाएं या पेशेंट के साथ हों तो वो पेशेंट को बूस्ट करें, पेशेंट नेगेटिव थॉट्स की तरफ ना जाए। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमने काउंसलिंग करनी होती है, साथ साथ हमने पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी होती है, जिससे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो पेशेंट को हम खुद बूस्ट अप करते हैं कि जी आप देखें बेहतर हो रहे हैं, तो अब इतनी देर में आपका ये मसला ठीक हो जाएगा, इतनी देर में मसला ठीक हो जाएगा। तो जब पेशेंट की एक्टिविटीज़ रिज्यूम होना शुरू होती हैं, तो उसमें उसको खुद से एक अंदर से जो है ना सेटिस्फेक्शन होती है, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेड पे रहने की वजह से इनके प्रेशर्स अल्सर्स बन जाते हैं, तो उनके लिए हम इनकी क्या पोजीशनिंग करेंगे कि उनको हम प्रिवेंट कर सकें? कोई भी पेशेंट चाहे वो स्ट्रोक के साथ हो या किसी ऐसी बीमारी के साथ हो जिसमें उसको बेड के ऊपर ही 24 घंटे लेटना पड़े, तो बॉडी के जो एरियाज़ ज़्यादा बेड के साथ टच कर रहे होते हैं उनके ऊपर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स कहते हैं। तो उनको पेशेंट को हम गाइड करते हैं और पेशेंट के घर वालों को गाइड करते हैं कि जी आपने हर 2 घंटे बाद करवट बदलते रहना है, ताकि वो प्रेशर एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे फ्रेश एयर जब मिलती है, पसीना नहीं आता और उस एरिया से प्रेशर रिलीव हो जाता है, तो उसमें वहाँ पे प्रेशर या प्रेशर सोर या बेड सोर्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक पेशेंट के हवाले से हम बात करते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम बेड की सेटिंग को देखें तो बेड के ऊपर हम कुछ एयर मैट्रेस या इस तरह की चादरें मिल जाती हैं जो कि हम यूज़ करवा रहे होते हैं, ताकि उसमें पेशेंट के जो बॉडी के ज़्यादा प्रेशर वाले एरियाज़ हैं उनसे प्रेशर जो है वो कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ आपका। ये हमारा जो था आज का फालिज के बारे में डॉक्टर आसिफ ने हमें बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जहन में फालिज के जितने भी सवालात होते हैं वो सारे इसमें कवर हो गए होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।